हेलो फ्रेंड्स। यार आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी, कंप्लीट रिवीजन पार्ट 1 विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का वो है कंप्लीट रिवीजन पार्ट 2। आज हो गई 13 जून, सुबह के 9 बज रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना उसमें कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर गलत नहीं करके आओगे। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई स्कोर्ड 98 इन बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12th एंड लेट्स स्टार्ट। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है। अब मैनेजरियल प्रिंसिपल इज द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है भाई, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स क्या है, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं। जनरल गाइडलाइंस है जो आपकी हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। जब भी आप एक मैनेजर बनने जाओगे तो आपके सामने तरह तरह के डिसीजंस होंगे जो आपको लेने होंगे। उसके लिए आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से लेना है, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वन मैनेजर में कंसिडर सीनियोरिटी वेयर एज द अदर में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। अगर प्रमोशन करना है एम्प्लॉय का तो एक मैनेजर क्या करता है, एक मैनेजर देखता है जो ज्यादा सीनियर है, जो ज्यादा बड़ा है, उसको हम प्रमोशन देंगे। लेकिन दूसरा मैनेजर क्या देखता है, कौन ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उसको प्रमोशन करें, उसको प्रमोट करेंगे। तो भाई दो तरह के मैनेजर तो हमें यहीं पे दिख गए। एक वो प्रमोट कर रहा है जो सीनियरिटी के बेसिस पे कर रहा है, जो ज्यादा बड़ा है उसको प्रमोट करेंगे। दूसरा कह रहा है कि जो ज्यादा होशियार है उसको प्रमोट करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये इस तरीके से आप लोग की हेल्प करते हैं कि आप लोग किस तरीके से डिसीजन लोगे। ठीक है। नेचर क्या है इसका, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी, हर जगह आप एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। चाहे आपका बिजनेस छोटा या बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह आप एप्लीकेबल हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जनरल गाइडलाइन से कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें होती हैं इसके अंदर जो एक बार में आपको समझ आ जाती हैं और आप पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो। जनरल गाइडलाइन सही है, कोई भी मैनेजर फॉलो कर सकता है। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाते हैं ये। ठीक है भाई, अभी मैं आपको दिखाऊंगा टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनते हैं ये। दे आर फ्लेक्सिबल। आपको पता हो या ना पता हो, आपको बता दूं कि एक चीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पुराने चल रहे हैं वही चलते रहेंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं। बिहेवियरेबल होते हैं ये, हम लोग इंसानों के साथ डील कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स चेंज भी हो सकते हैं भाई, मेनली बिहेवियरेबल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब देखा जाता है अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि ये चीज करोगे तो ये होगा। ठीक है। कंटिंजेंट है, ग्रुप में होता है ये सारे के सारे काम, इंडिविजुअल तो सारे काम नहीं कर सकता। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये है कि ये कंटिंजेंट है। ठीक है भाई। आगे क्या चीज है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी एग्जिस्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है इनटू रियलिटी, कि आप लोग देख सको, आप अगर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या चीज होगी आगे, कितना प्रॉफिट हो सकता है आपका, कितना आप कॉस्ट को बचा सकते हो, सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज में हेल्प करता है और एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया कर देता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यार एक अगर हम मैनेजर की बात करो जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पता और दूसरे को पता है, तो दोनों में से ज्यादा बढ़िया कौन है। अगर एक को पता है, यहाँ पे देखो इधर, इसको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, दूसरे वाले बंदे को नहीं पता, इसको नहीं पता कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। इसने क्या किया, इसने कहा मैं रिसोर्सेज को उतना यूज करूंगा जितनी नीड है, जितनी नीड है उतने रिसोर्सेज को यूज करूंगा। लेकिन ये बंदा क्या करता है, ये रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करता है, ये रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहा है और पैसे वेस्ट कर रहा है ये। तो दोनों में से बढ़िया मैनेजर कौन है, ये वाला ज्यादा बढ़िया मैनेजर है जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पता है, इसको पता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, रिसोर्सेज को उतना यूज करना है जितनी नीड है, ज्यादा यूज करने का कोई बेनिफिट है नहीं। अगला देखो भाई, ये साइंटिफिक डिसीजंस हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे तो ये अच्छी तरह से हेल्प करेंगे करेंगे। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो जाते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में ये हेल्प करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया पब्लिक, जो जनता है हमारे आसपास, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर की ट्रेनिंग हो जाती है, एजुकेट हो जाता है वो, और वो रिसर्च भी कर सकता है फिर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। दो तरह के हैं, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट है और दूसरा आता है फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट
meant to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. साइंटिफिक मैनेजमेंट जनरली रिलेटेड होते हैं वर्कर्स के साथ, ठीक है भाई। वर्कर्स जो सबसे नीचे लेवल पे काम करते हैं वर्कर्स के साथ रिलेटेड होते हैं, मजदूरों के साथ रिलेटेड होते हैं ये मैनेजमेंट। इसमें क्या बोला हुआ है कि आप देखो आप अपने आदमी यानी वर्कर से क्या कराना चाहते हो और उसको किस तरीके से कराओगे कम से कम पैसों में, उसको बोलते हैं टेलर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन शॉर्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट डील कर रहे हैं वर्कर की परफॉर्मेंस के साथ, किस तरीके से वर्कर की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, किस तरीके से कॉस्ट को कम करा जाए, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो पहला क्या कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस थंब वाला रूल नहीं है कि अंगूठा लगा दिए ये चीज दोबारा कभी बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, चीजें बदलती हैं, ठीक है। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि एक बंदा तो सारे काम नहीं कर पाएगा ना, तो सारे वर्कर्स को मिलकर परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, एक बंदे से तो कुछ नहीं होगा। सिमिलरली कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हर एक बंदा अपने बारे में ना सोच के कॉपरेट करे, एक दूसरे के साथ पूरे ग्रुप के बारे में सोचे। और हर एक बंदे का डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर एक बंदे की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, सिर्फ एक दो वर्कर्स की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाना। ये कहते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। हर एक बंदे की एफिशिएंसी को उतना बढ़ा दो जितना वो बढ़ सकता है, उसको मैक्सिमम कैलिबर तक पहुंचा दो ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। तो ये थे हमारे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, चार थे ये। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। आई होप आप लोगों को ये चारों समझ आ गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमने बोल दिया कि सर हाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमें हर एक बंदे का डेवलपमेंट कर रहा है, उसके ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी तक, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक उसको बढ़ाना है। लेकिन किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, ये चीज़ें होंगी किस तरीके से। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप केस स्टडीज के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं आप लोगों को केस स्टडीज कराऊंगा तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप पे भी एक केस स्टडी डाल दूंगा जो आपको समझ आ जाए। अब हम पढ़ते हैं फैक्ट्री मैनेजर। एक होता है फैक्ट्री मैनेजर जो फैक्ट्री को, ऑब्वियसली फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री को मैनेज करता है। इसके अंदर दो बंदे आ गई है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज करता है ये वाले सारे काम करता है ये फैक्ट्री में। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस बनाता है किस तरीके से आप लोगों को काम करना है। फिर आता है राउट क्लर्क, कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा ये डिसाइड करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखता है कितना टाइम लगना चाहिए पर्टिकुलर काम को और कितनी उसकी कॉस्ट आनी चाहिए। और एक क्लर्क क्या करता है, एक बंदा क्या करता है, डिसिप्लिन बना के रखता है फैक्ट्री में, उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिनेरियन। ठीक है भाई, ये चार हो गए। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये चार बंदे आ गए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, राउट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करता है, प्रोडक्शन इंचार्ज इसके अंदर चार बंदे आते हैं। स्पीड बॉस ये चेक करता है कि स्पीड सही है भी या नहीं है। गैंग बॉस ये चेक करता है कि सारी मशीनें वगैरह सब ठीक है नहीं है। रिपेयर बॉस रिपेयर करता है कोई चीज़ खराब है तो। और इंस्पेक्टर सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे होता है वर्कमैन। तो यानी कि जो एक वर्कमैन है ये कितने बंदों से लेगा इंस्ट्रक्शन, 8 बंदों से लेगा। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से लेगा, राउट क्लर्क से लेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क से लेगा, डिसिप्लिनेरियन से लेगा, स्पीड बॉस से लेगा, गैंग बॉस से लेगा, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, सबसे। ये जो यहाँ पे वर्कमैन है ये सबसे इंस्ट्रक्शन लेगा, 8 बंदों से लेगा ये। ठीक है भाई, 8 बंदे इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे डे टू डे वाइज। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, बट स्टिल स्टिल ये अच्छी चीज़ है कि एक वर्कमैन को 8 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये सेकंड टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, products, machinery, methods और working condition. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होगा कि आप हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड्स बना लो कि क्या क्या काम पहले होंगे क्या क्या काम बाद में होंगे। ठीक है भाई, इसमें प्रोसेस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, टाइम, प्रोडक्ट, सारी चीजें आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैंडर्ड्स बनाने का एक और फायदा होता है कि सपोज अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है। ठीक है भाई, दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। इसको बनाने का क्या स्टैंडर्ड है, इसको बनाने का क्या स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड हो गए। इससे क्या हो गया, मुझे पता लग गया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, इजीली समझ आ गया मुझे। ठीक है, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम चाहें तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट 1 है, ये रहा प्रोडक्ट 1, इसका कोई पार्ट हमें नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो हम इसकी जगह दूसरा पार्ट भी यूज कर सकते हैं जो उस सब्स्टिट्यूट टाइप का पार्ट होता है।
टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा बढ़िया रखना होता है, अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छा रखना है ताकि जो हमारी सेल्स है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाए। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, हमें स्टैंडर्ड्स बनाने मैन और मशीन के, कितना घंटे एक आदमी कौन सी मशीन को चलाएगा जिससे प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। दीज आर द स्टैंडर्ड्स, हमें स्टैंडर्ड्स बना के रखने हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम लगता है, ये बंदे काम करेंगे, ये क्वालिटी रहनी चाहिए, क्वालिटी चेक इस तरीके से होगा। तो पहले से सारे स्टैंडर्ड बना लिए, उसके बाद प्रोडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अननेसेसरी डाइवर्सिटी को हटा दो, ये नहीं कि आप बोलोगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 जगहों से गुजरना पड़ेगा, नहीं भाई, नहीं गुजरना पड़ेगा 10 जगहों से। अगर 5 जगहों से वो चीज़ हो जाती है तो उसको सिंप्लीफाई करो। 5 मशीनों से अगर एक प्रोडक्ट बन सकता है तो 5 से ही बनाओ, 10 को मत करो। इट रिजल्ट्स इन सेविंग्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, इससे क्या होती है कि लेबर की कॉस्ट बचती है, मशीन्स की कॉस्ट बचती है, टूल्स के भी पैसे बचते हैं। इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर। इससे क्या होता है, हमारी जो टर्नओवर है बढ़ जाती है, कॉस्ट कम आती है और इक्विपमेंट का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें करना है वर्क को कि वो सिंप्लीफाई हो जाए, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना वर्क को। नेक्स्ट आता है टेक्निक मेथड स्टडी। मैं आपको ये वैसे ही बताया, तो मेथड स्टडी का मतलब होता है कि हम तरह तरह के मेथड्स देखेंगे प्रोडक्शन के, और जो मेथड बढ़िया होगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, किस तरीके से करनी है लिफ्टिंग वगैरह, सामान को किस तरीके से लेके जाना है, लेके आना है, कौन सा सबसे बढ़िया मोशन है, उसको हम बोलते हैं मोशन की स्टडी करना और एक बेस्ट मोशन को सिलेक्ट कर लेना। टाइम स्टडी का मतलब है कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, एक मशीन और एक मैन को कितनी घंटे देने की वो प्रोड्यूस कर ले एक चीज़ को, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। और एक बेस्ट टाइम हमें निकाल लेना है कि इस टाइम में ये चीज़ प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। फटीक स्टडी का मतलब है कि एक प्रोडक्शन करने के बाद, एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद, ये जैसे भी मशीन और मैन यूज़ हो रहे हैं उसका तो बंदे थकेंगे, तो कितनी देर का उनको रेस्ट देना है उसको हम बोलते हैं फटीक स्टडी। ठीक है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब है कि हर एक वर्कर को अलग तरीके से वेज दिया जाए, सबको सेम वेज नहीं दिया जाएगा, इससे तो फिर मोटिवेशन ही नहीं होगा। जो बंदा ज़्यादा बढ़िया काम करेगा उसको ज़्यादा वेज मिलेगा, ज़्यादा बढ़िया जो काम करेगा उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, और जो बंदा बेकार काम करेगा, बेकार इन टर्म्स ऑफ दूसरे बंदे के कंपैरिजन में कम काम करेगा, तो उसको कम वेज मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। केस स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम मेहनत करोगे कम पैसे मिलेंगे। इन शॉर्ट मेहनत भी बोलो या ये बोलो कि कौन ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कौन कम रिजल्ट दे रहा है उसको कम पैसे मिलेंगे। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो भाई ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे ये किससे रिलेटेड थे, वर्कर से रिलेटेड थे। ये बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स हैं, इसको याद करने की मैंने एक टेक्निक बनाई थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। दादू यूएस रहने चले सो इजी, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना कैसे याद करना है फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं भाई, पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना। सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। जब भी आप कोई मैनेजिंग करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, तो आप पहले वर्क को डिवाइड करो कि ये वर्क होंगे, एक पर्टिकुलर कंपनी में ये काम होंगे। ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन ये काम करेगा और कौन कौन देखेगा कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तू ऑथर है, अथॉरिटी तेरे पास है, तू रिस्पॉन्सिबल है। एक बंदा एम्प्लॉई है, एक बंदा एम्प्लॉयर है। डिसिप्लिन मेंटेन करना तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है हर एक बंदा सिर्फ एक ही बंदे से कमांड लेगा, 10-10 बंदों से नहीं लेगा। हमने पीछे देखा जो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें वो 8-8 बंदों से कमांड ले रहा है, तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है कि हर एक बंदा सिर्फ एक ही बंदे से ऑर्डर लेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सारे के सारे एम्प्लॉयज एक ही जगह मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ एम्प्लॉयज गलत जगह जा रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर जगह जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जिससे मैंने बोला कि हमें 1000 प्रोडक्शन करनी है, 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, तो चारों के चारों डिपार्टमेंट हो गए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चारों के चारों ये मान के चलेंगे कि 1000 प्रोडक्शन करनी है। अपनी तरफ से नहीं कर देंगे, कोई 2000 करके बैठा है, कोई ये लगा रहा है कि मुझे 3000 के लिए पैसे करने, नहीं, 1000 की ही प्रोडक्शन करनी है। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, हमें सारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देना है। हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने पर्पस के लिए आता है, अपने अपने काम के लिए आता है कि हाँ मेरे को 10,000 मिल जाए मेरा तो काम हो जाएगा, हाँ भाई मुझे 20,000 मिल जाए मेरा तो काम हो जाएगा। लेकिन हमें सारे बंदों के एफर्ट्स को एक जगह पे लगाना है, हर एक बंदे के इंटरेस्ट को एक जगह पे लगाना है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना हमारा गोल है तो 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये गोल होना चाहिए सबका।
किसको कितनी सैलरी मिलेगी वो सेकेंडरी है। यहाँ पे देखो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का बीच में डिफरेंसेस हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर एक बंदा, हर एक सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय सिर्फ एक से ही ऑर्डर लेगा, एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर लेगा, 10-10 से नहीं लेगा। यूनिट ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, हर एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो एक ही जगह मूव करेगा। सपोज 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो सारे के सारे 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ही मेहनत करेंगे। एम क्या है, ये ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकता है, ताकि दो दो जगह से कमांड ना मिल जाए, उसको रोकता है ये किस लिए रोकता है कि ओवरलैपिंग ना हो एक्टिविटीज की। ओवरलैपिंग मतलब ज्यादा ना हो जाए कोई भी चीज। इम्प्लीकेशन, ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए है और ये पूरी की पूरी एंटायर यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड के बीच में डिफरेंस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये मेरा फर्ज था, मैं आपको बता दूं। आगे चलते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है जो एम्प्लॉइज हमारे लिए काम कर रहे हैं हम उनको क्या क्या चीजें देंगे, कितनी सैलरी देंगे, कितनी पर्क्स देंगे, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि क्या हमें अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो क्या अपने एम्प्लॉय को थोड़ी सी पावर दें, थोड़ा सा पैसे दें डिसीजन लेने के लिए, उसको पावर शेयरिंग करें उसके बाद या नहीं करें, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शेयरिंग करना। कुछ मालिक जो होते हैं कंपनी के वो पावर शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते, जो नहीं करते वो सेंट्रलाइजेशन, जो करते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल के पास पावर, मालिक के पास सारी की सारी पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एम्प्लॉयज को भी थोड़ी बहुत पावर दे दी। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब भाई यहाँ पे देखो फ्यूल स्केलर चेन, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर दिख रही होगी यहाँ पे। अगर एफ को ए से बात करनी है तो सीधा ऐसे नहीं कि उठ के ए के पास चले जाएगा, नहीं। एफ पहले बात करेगा ई से, फिर बात करेगा डी से, फिर बात करेगा सी से, फिर बात करेगा बी से, फिर जाएगा वो ए के पास। तो बहुत बड़ी चेन टाइप बन रही है जिसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। सिमिलरली अगर पी को बात करनी है ए से तो पी जाएगा ओ के पास, ओ जाएगा एन, एन जाएगा एम, एम जाएगा एल, एल जाएगा ए के पास। इस तरीके से बात होती है। सीधा जाके आप मैनेजर के पास नहीं पहुंच जाओगे जो सबसे ऊपर बैठा है टॉप लेवल पे, एक एक करके जाओगे आप। ठीक है भाई, एक चीज और समझो, ये जो ई भाई साहब है, ई भाई साहब चाहे तो ओ भाई साहब से बात कर सकते हैं, बिल्कुल भाई कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। इस तरीके को बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है भाई, गैंग प्लैंक बोलते हैं, GANG, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक, PLANK, गैंग प्लैंक। ठीक है, ई भाई साहब जो है वो ओ भाई साहब से बात कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब है, ऑर्डर का मतलब यहाँ कमांड वाली बात नहीं हो रही, ऑर्डर का मतलब है हर चीज सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। इक्विटी, इक्विटी मतलब हर बंदा बराबर है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है या एम्प्लॉयर है सब बराबर है, ये नहीं कि एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तू मेरे से छोटे लेवल पे है, तू मेरा बेटा है, नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जो पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज, वर्कर जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको स्टेबल रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, एम्प्लॉय छोड़ के भाग रहे हैं तो कंपनी बेकार है यहाँ से भागो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होनी चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब है कि जो मैनेजर है वो इनिशिएटिव, वो नई नई तरह की जो चीजें हैं वो लाए कंपनी के अंदर। स्पिरिट डी कॉप्स, स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है सबकी स्पिरिट जो एक साथ मिल जाए, स्पिरिट डी कॉप्स, सबकी स्पिरिट मिल जाए और सब बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़े। ठीक है भाई, ये थे फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो हाँ भाई डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, पूरा का पूरा क्लियर करता हूँ। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, कंप्लीट रिवीजन पार्ट 3, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्योल वर्सेस टेलर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, पर्सपेक्टिव। भाई पर्सपेक्टिव क्या है, जो फ्योल के प्रिंसिपल हमने देखे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। टेलर के जो थे वो किसके लिए थे, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, शॉप फ्लोर लेवल के लिए थे वो। कमांड की अगर बात करें यूनिट ऑफ कमांड, तो प्रोपोनेंट, स्टॉन्च प्रोपोनेंट। फ्योल ने कहा था भाई स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हम यूनिट ऑफ कमांड को, लेकिन टेलर ने क्या करना है भाई, नहीं, 8 बंदों से, एक वर्कर 8 बंदों से लेता है जाके ऑर्डर, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ कमांड नहीं होती। एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन है जहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री की बात होती है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फ्योल भाई साहब के पर्सनल एक्सपीरियंस से बने हैं ये। टेलर की बात करो तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से बनाए इन्हें। फोकस की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना है, मैनेजर को बढ़िया बनाना है। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। पर्सनैलिटी, हेनरी फ्योल भाई साहब प्रैक्टिशनर थे और टेलर भाई साहब साइंटिस्ट थे। एक्सप्रेशन की बात करें तो ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल थ्योरी है और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं और किस तरीके से इनको याद करना है। मैंने आपको वो टॉपिक्स भी बता दी जहाँ से आपके लिए केस स्टडीज भी आ सकती है। हम लोग कल मिलेंगे हमारी नई वीडियो के साथ जो कि होने वाली बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट रिवीजन पार्ट 3। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना माता रानी पाप चढ़ाएगी आप लोगों को। तो ठीक है भाई, थैंक यू।